तो चलिए आज विज्ञान के एक सबसे बड़े रहस्य की तह तक चलते हैं। ये कहानी एक सच्ची जासूसी कहानी जैसी है। वो कौन सा अणु है जिसमें हमारी सारी आनुवांशिक जानकारी छिपी है? ये एक ऐसा सवाल था जिसने दशकों तक दुनिया के सबसे तेज दिमागों को भी उलझा कर रखा था। कहानी की शुरुआत करते हैं इनुक से, एक ऐसा इंसान जो आज से 4000 साल पहले आर्कटिक में रहता था। जरा सोचिए, 2010 में वैज्ञानिकों ने उसके बालों के सिर्फ कुछ रेशों से उसका पूरा डीएनए निकाल लिया। और सिर्फ निकाला ही नहीं, उसकी पूरी आनुवांशिक कहानी पढ़ ली। उसकी आंखों का रंग क्या था, उसका ब्लड ग्रुप क्या था, यहां तक कि उसे गंजापन होने का कितना खतरा था। यह है डीएनए की असली ताकत। एक ऐसा मॉलिक्यूल जो हजारों सालों तक जानकारी को एक टाइम कैप्सूल की तरह सहेज कर रखता है। पर एक वक्त था जब हमें यह पता ही नहीं था कि जीवन का ये मास्टर मॉलिक्यूल आखिर है क्या। शक के घेरे में कौन था? क्या वो प्रोटीन था जो बहुत जटिल होता है, या फिर आरएनए, या कोई और ही चीज? ये एक बहुत बड़ा सवाल था और इसका जवाब खोजने के लिए एक लंबी वैज्ञानिक जासूसी की जरूरत पड़ी। तो चलिए उस पड़ताल की शुरुआत करते हैं। हर अच्छी जासूसी कहानी की तरह ये भी कुछ शुरुआती सुरागों से शुरू होती है, जहां जांचकर्ताओं को पहली बार अपराध स्थल पर कुछ अजीब मिलता है। हमारे पहले जासूस थे फ्रेडरिक मिशर। 1868 में उन्होंने फेंकी हुई पट्टियों से मवाद कोशिकाओं के केंद्रक यानी न्यूक्लियस की जांच की, और उन्हें वहां एक ऐसा पदार्थ मिला जो किसी भी जाने पहचाने प्रोटीन जैसा नहीं था। ये थोड़ा एसिडिक था और इसमें फास्फोरस की मात्रा बहुत ज्यादा थी। उन्होंने इसे न्यूक्लिन नाम दिया। भले ही वो ये नहीं जान पाए कि यह क्या था, लेकिन उन्होंने उस जगह का पता लगा लिया था जहां आनुवंशिक सामग्री छिपी थी, कोशिका का केंद्रक। और ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सुराग था। इसके बाद आए फोबस 11, जिन्होंने इस रहस्य की एक और परत खोली। उन्होंने पता लगाया कि न्यूक्लियन, जिसे अब हम न्यूक्लिक एसिड कहते हैं, न्यूक्लियोटाइड नाम की बार बार दोहराई जाने वाली इकाइयों की एक लंबी चेन से बना है। उन्होंने इसके 3 मुख्य हिस्सों की पहचान की, एक शुगर, एक फॉस्फेट ग्रुप और एक बेस। तो समझिए, उन्होंने बिल्डिंग ब्लॉक्स तो खोज लिए थे, लेकिन वो अभी भी ये नहीं जानते थे कि इन ब्लॉक्स से बनी ये पूरी इमारत आखिर करती क्या है। इस केस में पहली बड़ी सफलता तब मिली जब एक प्रयोग में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी को बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। ऐसा लगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति एक बैक्टीरिया को दूसरे में बदल रही हो, मानो मशीन में कोई भूत हो। साल था 1928 और फ्रेड ग्रिफिथ निमोनिया के टीके पर काम कर रहे थे। वो स्ट्रेप्टोकोकस निमोनिया बैक्टीरिया के 2 स्ट्रेन्स पर स्टडी कर रहे थे। एक था स्मूथ या एस स्ट्रेन, जिसके ऊपर एक सुरक्षा कवच था जो उसे जानलेवा बनाता था, और दूसरा था रफ या आर स्ट्रेन, जिसमें यह कवच नहीं था और इसीलिए वो नुकसान नहीं पहुंचाता था। अब यहां से कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जब ग्रिफिथ ने चूहों में हानिरहित आर स्ट्रेन डाला तो चूहे ठीक रहे। जब उन्होंने जानलेवा एस स्ट्रेन डाला तो जाहिर है चूहे मर गए। यहां तक तो सब नॉर्मल था। जब उन्होंने गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन को इंजेक्ट किया तो भी चूहे जिंदा रहे, क्योंकि बैक्टीरिया मर चुके थे। लेकिन फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने गर्मी से मारे गए एस स्ट्रेन को जिंदा हानिरहित आर स्ट्रेन के साथ मिलाया और चूहों में इंजेक्ट कर दिया। और हैरान करने वाली बात यह थी कि चूहे मर गए। जब ग्रिफिथ ने मरे हुए चूहों की जांच की तो उन्हें जिंदा एस स्ट्रेन बैक्टीरिया मिले। किसी तरह वो बेचारे हानिरहित आर स्ट्रेन जानलेवा एस स्ट्रेन में बदल गए थे। ग्रिफिथ इस नतीजे पर पहुंचे कि मरे हुए एस बैक्टीरिया से कोई रूपांतरण सिद्धांत या ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल जिंदा आर बैक्टीरिया में चला गया था और उन्हें बदल दिया था। लेकिन यह सिद्धांत था क्या? यही अब इस जासूसी कहानी का सबसे बड़ा रहस्य था। ग्रिफिथ के इस रहस्यमयी रूपांतरण सिद्धांत ने एक नई जांच को जन्म दिया। अब लक्ष्य एकदम साफ था, उस अणु की पहचान करना जो आनुवंशिक जानकारी को एक से दूसरे में ले जा सकता है। फिर साल 1944 में ऑसवाल्ड एवरी और उनके साथियों कॉलिन मैक्लियोड और मैकलिन मैकार्थी ने ठान लिया कि वो इस मामले को हमेशा के लिए सुलझा कर रहेंगे। उनका तरीका एक जासूस की तरह बहुत संधा हुआ था। उन्होंने ग्रिफिथ के प्रयोग को ही आधार बनाया और एक एक करके संदिग्धों को लिस्ट से हटाने का फैसला किया। और संदिग्ध थे प्रोटीन, आरएनए और डीएनए। उन्होंने गर्मी से मारे गए एस बैक्टीरिया से वो चीज निकाली जिसमें रूपांतरण सिद्धांत था। फिर उन्होंने इसके अलग अलग सैंपल्स को खास एंजाइम से ट्रीट किया जो किसी एक मॉलिक्यूल को नष्ट कर देते हैं। जब उन्होंने प्रोटीन को नष्ट करने वाले एंजाइम का इस्तेमाल किया तब भी आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में बदल गया। जब उन्होंने आरएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम का इस्तेमाल किया तब भी रूपांतरण हुआ।
लेकिन जब उन्होंने डीएनए को नष्ट करने वाले एंजाइम का इस्तेमाल किया तो रूपांतरण रुक गया, पूरी तरह से। ये वो पल था, अपराधी की पहचान हो गई थी, वो रहस्यमयी रूपांतरण सिद्धांत जो एक हानिरहित बैक्टीरिया को जानलेवा बना सकता था, वो और कुछ नहीं बल्कि डीएनए था। एवरी, मैक्लियोड और मैकार्थी ने पहली बार ठोस सबूत दिए थे कि जीन डीएनए से बने होते हैं। ये जीव विज्ञान में एक मील का पत्थर था। एवरी का काम बहुत मजबूत था, लेकिन फिर भी कई वैज्ञानिक पूरी तरह से नहीं माने थे। उन्हें एक और आखिरी और ऐसा सबूत चाहिए था जिस पर कोई सवाल ना उठा सके, जो इस बहस को हमेशा के लिए खत्म कर दे। देखिए, उस समय ज्यादातर वैज्ञानिकों को लगता था कि आनुवांशिक जानकारी तो प्रोटीन में ही होनी चाहिए। आखिर प्रोटीन कमाल के जटिल होते हैं, 20 अलग अलग अमीनो एसिड से बने। ऐसा लगता था कि जीवन की इतनी सारी जानकारी को कोड करने के लिए वही सही उम्मीदवार हैं। उसकी तुलना में डीएनए बहुत सरल लग रहा था, जिसमें सिर्फ 4 दोहराई जाने वाली इकाइयां थीं। ये जीवन की सारी जटिलता को कोड करने के लिए बहुत बोरिंग लगता था। और फिर 1952 में एल्फ्रेड हर्शे और मार्था चेस ने एक कमाल का प्रयोग तैयार किया। उन्होंने एक बहुत ही सरल सिस्टम का इस्तेमाल किया, बैक्टीरियोफेज। ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को संक्रमित करता है। एक फेज में बस 2 ही चीजें होती हैं, प्रोटीन से बना एक बाहरी खोल और उसके अंदर डीएनए। वो बस ये पता लगाना चाहते थे कि जब एक फेज बैक्टीरिया को संक्रमित करता है तो अंदर क्या जाता है, प्रोटीन या डीएनए। जो भी अंदर जाएगा वही आनुवंशिक सामग्री होगी। उनकी रणनीति बहुत ही सरल लेकिन जीनियस थी। उन्होंने रेडियोधर्मी आइसोटोप का इस्तेमाल करके प्रोटीन और डीएनए को अलग अलग ट्रैक किया। देखिए, प्रोटीन में सल्फर होता है, फास्फोरस नहीं, इसलिए उन्होंने प्रोटीन को रेडियोधर्मी सल्फर 35 से लेबल कर दिया, और डीएनए में फास्फोरस होता है, सल्फर नहीं, तो उन्होंने डीएनए को रेडियोधर्मी फास्फोरस 32 से लेबल किया। फिर उन्होंने इन लेबल युक्त फैजों को बैक्टीरिया को संक्रमित करने दिया, और कुछ देर बाद उन्होंने एक किचन ब्लेंडर का इस्तेमाल करके बैक्टीरिया की सतह से फैजों के खाली खोल को अलग कर दिया। और नतीजे इतने साफ थे कि कोई शक ही नहीं बचा। जब उन्होंने प्रोटीन को सल्फर 35 से ट्रैक किया तो लगभग सारी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के बाहर खाली खोल में मिली। लेकिन जब उन्होंने डीएनए को फास्फोरस 32 से ट्रैक किया तो सारी की सारी रेडियो एक्टिविटी बैक्टीरिया के अंदर पाई गई। निष्कर्ष बिल्कुल स्पष्ट था। सिर्फ डीएनए ही बैक्टीरिया सेल के अंदर जाता है और उसे नए वायरस बनाने का निर्देश देता है। इस ब्लेंडर प्रयोग ने निर्णायक रूप से साबित कर दिया कि डीएनए ही आनुवांशिक सामग्री है। केस क्लोज्ड। तो चलिए इस लंबी जासूसी कहानी पर एक नजर डालते हैं। यह 1868 में मिशर की खोज से शुरू हुई, 1928 में ग्रिफिथ के रहस्यमयी रूपांतरण के साथ आगे बढ़ी। 1944 में एवरी और उनकी टीम ने डीएनए को अपराधी के रूप में पहचाना, और आखिर में 1952 में हर्शे और चेस ने पक्के सबूत के साथ इस केस को हमेशा के लिए बंद कर दिया। तो हमने अपराधी को पकड़ लिया, डीएनए ही जीन है। लेकिन इस खोज का असल में मतलब क्या था? इसने विज्ञान और खुद के बारे में हमारी समझ को कैसे बदल दिया? अब हम जानते हैं कि डीएनए एक बहुत ही सरल लेकिन शक्तिशाली कोड पर काम करता है। ये न्यूक्लियोटाइड्स नाम की इकाइयों की एक लंबी चेन है। हर इकाई में एक शुगर, एक फॉस्फेट और 4 में से एक बेस होता है, ए, टी, सी और जी। जीवन की पूरी जटिलता एक बैक्टीरिया से लेकर एक इंसान तक इन्हीं 4 अक्षरों के क्रम में लिखी हुई है, ठीक वैसे ही जैसे कुछ अक्षरों से पूरी किताब लिख दी जाती है। इस रहस्य को सुलझाकर वैज्ञानिकों ने सिर्फ एक अणु की पहचान नहीं की थी, उन्होंने जीवन की भाषा को समझने की चाबी खोज ली थी। इसी खोज ने हमें इनुक जैसे 4000 साल पुराने इंसान की कहानी पढ़ने, आनुवांशिक बीमारियों को समझने और यहाँ तक कि जीवन के खाके में बदलाव करने की ताकत दी है। तो ये हमें एक आखिरी और बहुत गहरे सवाल पर लाता है। अगर हमारी पूरी जैविक कहानी, हमारी विरासत और हमारी क्षमता सिर्फ 4 अक्षरों के एक सरल कोड में लिखी है, तो ये हमारे भविष्य के बारे में क्या कहता है? अब जब हमारे पास उस कोड को पढ़ने और यहाँ तक कि उसे फिर से लिखने की शक्ति है, तो हम अगला अध्याय क्या लिखेंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाली पीढ़ियां देंगी। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।